नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी साहित्य यूपीपीसीएस मेंस के लिए का दूसरा पार्ट लेकर आपके समक्ष आया हूं। और पहले पार्ट में जैसे हमने डिस्कस किया था पाली के बारे में हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास पे चर्चा करने के क्रम में हमने पाली पर चर्चा की थी। पाली जो है ये हिंदी के विकास का पहला क्रम है। इसको मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली अवस्था कहा जाता है और उससे पहले हमने हिंदी के उद्भव और उसके क्रमिक विकास के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी, जिसे आप पहले वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं दूसरा वीडियो लेकर आपके समक्ष आया हूं, जिसमें प्राकृत पर चर्चा करेंगे। प्राकृत की शुरुआत हुई थी ईसवी सन से और ये 500 सालों तक हमारे देश में प्रयोग में लाई जाती रही। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्राकृत के अध्ययन के स्रोत क्या हैं। जैसे हमने पाली के अध्ययन के स्रोतों की बात करी थी और उसके बाद जैसे बौद्ध धर्म के आने के बाद प्राकृत पाली आया था और पाली के नामकरण की क्या समस्याएं हैं, पाली की भाषा संबंधी विशेषताओं पर चर्चा किया और उसके बाद अब हम प्राकृत पर चर्चा करेंगे। तो प्राकृत के चर्चा के क्रम में सबसे पहले ये आता है बौद्ध और जैन साहित्य मूल रूप से मागधी और अर्धमागधी प्राकृतों में ही रचा गया। तो प्राकृत के अध्ययन का भी मूल स्रोत जो है, ये जो स्रोत मिलते हैं वो बौद्ध और जैन साहित्य में पाए जाते हैं। और प्राकृत के रूप थे मागधी अर्धमागधी, तो इसमें जो है जैन और बौद्ध साहित्य रचे गए। उसके बाद कुछ अन्य रचनाएं भी की गईं, जैसे सेतुबंध और गौड़वाहो। सेतुबंध और गौड़वाहो जो है गौड़वध का विपर्यय है, उसका तद्भव रूप है। तो ये दो महाकाव्य लिखे गए। ठीक है, गाहा सतसई तथा वज्जालग ये दो खंड काव्य थे। ठीक है, जैसे गाहा सतसई जो है वो गाथा सप्तशती का तद्भव है। तो इस प्रकार जो है प्राकृत में ये दो महाकाव्य हो गए और दो खंड काव्य। उत्तर लिखते समय मेंस में हिंदी साहित्य के जो पहला पेपर है ये उसका पार्ट है, तो उसमें उत्तर लिखते समय आप इनका उल्लेख कर सकते हैं। प्राकृत और संस्कृत का संबंध, अब देखिए इसमें कुछ आचार्य थे, तो सब आचार्य अपने अलग अलग मत देते हैं, लेकिन हेमचंद्र मार्कंडेय और आचार्य सिंहदेव, इन तीनों आचार्यों का मत है कि पहले जो मूल भाषा है संस्कृत जो है वो मूल वाणी या देववाणी है, प्राकृत उसी से विकसित हुई है। उसके लिए एक इन्होंने ये उल्लेख किया है कि प्रकृति संस्कृतम तद्भव प्राकृतम, मतलब मूल जो है वो संस्कृत है, उसका तद्भव बनकर प्राकृत बना। लेकिन कुछ और भी आचार्य हैं, जैसे उसमें पिशल का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। पिशल मानते हैं कि प्राकृत जन बोलियों और जन भाषाओं से निर्मित भाषा है जो आगे चलकर परिमार्जित होकर संस्कृत के रूप में विकसित हुई। ठीक है, फिर अब बात करेंगे हम प्राकृत की अवस्थाओं के बारे में। जैसे आचार्य किशोरीदास बाजपेयी थे, तो और उनके जो समर्थक और वैयाकरण थे, जो व्याकरण की रचना करते हैं किसी भी भाषा की, उनको वैयाकरण कहते हैं। तो उन लोगों ने ये बताया कि इसके जो है 3 चरण हैं। ठीक है, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत। अब देखिए पहली प्राकृत के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, जिसका जन्म सभ्यता के आरंभ में लोक प्रचलन के माध्यम से हुआ होगा। ठीक है, जैसे जब हमारी बस्तियां शुरू हुई और एक जगह आदमी समाज में रहना शुरू किया, तो जो लोक प्रचलन में जो भाषा आई उसको कहा गया पहली प्राकृत। ऐसा मानना है किशोरीदास बाजपेयी और अन्य इनके समर्थक आचार्यों का। फिर कह रहे हैं कि ये संस्कारित होते होते वैदिक संस्कृत बन गई। तो यहाँ आप देखिए ये पिशल के मत को ही आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरी प्राकृत जो है वैदिक संस्कृत का सरल होकर लौकिक संस्कृत बन गई। दूसरी प्राकृत की जब चर्चा करेंगे तो उसमें देखते हैं कि जो वैदिक संस्कृत है वो सरल बनी तो लौकिक संस्कृत बन गई, और लौकिक संस्कृत जब सरल बनी तो वो प्राकृत बन गई। फिर आता है तीसरी प्राकृत का दौर। ठीक है, कुछ विद्वान प्राकृत के बाद की अपभ्रंश को ही तीसरी प्राकृत मानते हैं। जैसे प्राकृत अभी हम अगले चरण में चर्चा करेंगे कि इसके बाद अपभ्रंश का उद्भव होता है, तो कुछ विद्वानों ने ये मत दिया कि प्राकृत के बाद की अपभ्रंश है जो वो तीसरी प्राकृत है। कुछ पहली प्राकृत पाली को ही मानते हैं।
अब जैसे कुछ लोगों ने, जैसे हमने उसके नाम की चर्चा में नाम का जो नामकरण की समस्या थी तो उसमें जो चर्चा कर रहे थे तो हमने बताया था कि उसमें एक प्राकृत का तद्भव भी पाली को माना जाता है कि इसका नाम कैसे पड़ा, तो कहे कि ये प्राकृत का तद्भव बनकर पाली हो गया। तो कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि जो पहली प्राकृत है वो पाली है। ठीक है, तो भाषा के 3 चरण हो गए, प्राकृत के 3 चरण, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत। ऐसा मत किसका है? किशोरीदास वाजपेयी का है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। तो इन्होंने जो मत दिए या इनके जो समर्थक थे आचार्य, उन्होंने मत दिया तो 3 चरण उसके बताएं। अब फिर हम देखिए किसी भी भाषा की जब चर्चा करते हैं तो उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी विशेषताओं में क्या चर्चा करते हैं? ध्वनि, उसके जैसे स्वर व्यंजन क्या हैं, और जैसे पाली में हमने किया। उसके बाद जो है ध्वनि संरचना संबंधी, फिर व्याकरण संबंधी करते हैं, और उसके बाद उसके शब्दकोश पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ध्वनि संरचना संबंधी इसके विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है कि विसर्ग युक्त अकारांत शब्द विसर्गहीन ओकारांत शब्द में परिवर्तित होने लगे। जैसे देखिए क्या हुआ कि वीरह होता था, ये जो है वीरह, ये जो, तो इसमें विसर्ग हट के उसकी जगह पर ओकारांत हो गया। ठीक है, अकारांत विसर्ग है, आह लगा है इसमें, तो इसकी जगह पर ओ इस्तेमाल होने लगा। जैसे वीरह का वीरो हो गया, प्रश्नः का पन्नो हो गया। ठीक है, तो प्रश्नो यहाँ हमने पहले लिख दिया था तो वो गलत था, पन्नो हो गया। ये थोड़ा सा इसका तद्भव रूप भी प्रचलित हुआ। पाली में या का प्रयोग समाप्त होने लगा और उसके स्थान पर जा का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो पाली में ही या का जो प्रयोग था वो समाप्त होने लगा, और उसके बाद जो है तो प्राकृत में भी ये समाप्त हो गया पूरी तरह से, और इसकी जगह पर जा का ही प्रयोग होता था। जैसे यश का जस, ठीक है, यह का जो, जैसे यह मतलब यह का मतलब भी होता था जो, और उसको जो है संस्कृत में जो के लिए यह प्रयोग होता है, तो उसका सीधा सीधा प्रयोग पाली और प्राकृत में जो के रूप में होने लगा। उसके बाद हम तीसरे स्तर पर आते हैं इसकी चर्चा के क्रम में, संयुक्त व्यंजनों के सरलीकरण की प्रक्रिया में अगला चरण क्षतिपूरक दीर्घीकरण। देखिए संयुक्त व्यंजन जो थे, तो जैसे हमने बार बार चर्चा की है कि भाषा में हमेशा सरलीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो जैसे जो बड़े संयुक्त व्यंजन थे जिनके उच्चारण में आम जनता को दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, तो उन्होंने क्या किया कि उसको क्षतिपूरक दीर्घीकरण कर दिया। क्षतिपूरक मतलब क्षति हुई, किसको? क्षति हुई, मतलब उसको छोड़ दिया गया। जैसे जो आधा ता जुड़ा रहता था या आधा ना कहीं जुड़ा रहता था, आधा चा जुड़ा रहता था, तो उसको जो है जैसे मृत्यु से मिच्चु हो गया था। उसके बाद यहाँ आकर वो हो जाता है मीच। मिच्चु में देखिए जो आधा चा है उसकी क्षति हो गई, और मी जो छोटी ई की मात्रा है उसका दीर्घीकरण करके बड़ी ई की मात्रा लगा दी गई, तो वो बन गया मीच। ठीक है, उसके बाद जिह्वा का हुआ जिह्वा हुआ, और उसके बाद फिर यहाँ क्षतिपूरक बा की क्षति हुई, और उसको पूर्ण करने के लिए, उसकी जगह को भरने के लिए क्या किया? छोटी ई को बड़ी ई बना दिया, तो बन गई जीभ। जिह्वा, जिह्वा, और जिह्वा से जीभ हो गई। तो अभी जो हमारे हिंदी प्रचलन में है उसमें भी हम लोग जीभ का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर संस्कृत से हिंदी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया ये थी। ये जो थी प्रक्रियाएं, ये संस्कृत से हिंदी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण रहीं, जो कि प्राकृत का एक अहम योगदान माना जाता है। अब फिर हम बात कर लेंगे दूसरे नंबर पर व्याकरणिक संरचना संबंधी। ठीक है, अब देखिए व्याकरण जो है कोई भाषा बिना व्याकरण के नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि विभिन्न कारकों को एक समान बनाने की परंपरा पाली से ही शुरू। अब कर्ता और कर्म के बहुवचन एक से होने लगे। ठीक है, क्या हुआ कि कर्ता और कर्म, पहले जैसे हमने चर्चा करी थी पिछले वीडियो में ही कि कर्ता और कर्म का अलग अलग रूप चलता था। ठीक है, जो विभक्ति होती है संस्कृत में, जैसे पहले में कर्ता में रामा रामो रामा चलता था, और रामम रामव, तो कर्ता में को होता था और कर्ता में ने होता था, कर्म का को होता था।
ठीक है, उसकी जो विभक्ति का रूप होता था। तो अब इनके जो है बहुवचन एक से होने लगे, कर्ता और कर्म के बहुवचन एक से होने लगे, इनमें अब फर्क नहीं रह गया। अब देखिए जो दूसरे नंबर पर आती है बात, प्राकृत में भूतकाल के रूप में कृदंतों का प्रयोग तेजी से बढ़ने लगा। क्रियाओं का कृदंत रूप इसमें भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, और क्या हुआ कि कृदंतों के कारण क्रियाएं लिंग भेद से बदलने लगीं, किंतु उनमें पुरुष भेद समाप्त होने से जटिलताएं कम हो गई। लगातार जटिलताओं को, कठिनाइयों को कम करने का प्रयास भाषा में किया गया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट इसका ये है कि परसर्गों का विकास हुआ। देखिए परसर्ग क्या हैं, जैसे हम से, द्वारा और के ये सब लगाते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें जो है परसर्ग के तौर पे जानी जाती हैं। ठीक है, परसर्गों में क्या विकास हुआ, कये, केरक तथा मज्ज आदि परसर्ग जो है इसमें प्राकृत में दिखाई पड़ने लगे। ठीक है, अब हमने व्याकरण को हम संक्षेप में चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे रिवीजन के लिए, कि आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो बहुत ही उपयोगी आपके लिए साबित होने वाला है। ठीक है, तो फिर हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर शब्दकोशीय प्रवृत्तियाँ। ठीक है, शब्दकोशीय प्रवृत्तियाँ क्या है, वोकैबुलरी। कोई भी भाषा की अगर वोकैबुलरी नहीं होगी तो वो कैसे लिखी जाएगी, उसके जो शब्दकोश है। ठीक है, शब्दकोश है वो कहाँ से बनता है, जैसे हम हिंदी का शब्दकोश आज देखते हैं तो तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो वैसे हम बात करेंगे प्राकृत में शब्दकोशीय इनकी प्रवृत्ति क्या थी या उसकी विशेषता क्या थी। संस्कृत के सरलीकरण की प्रक्रिया में जो शब्द परिवर्तित हुए थे उनमें पुनः तत्समीकरण की प्रवृत्ति शुरू हुई। देखिए क्या हुआ कि फिर से तत्समीकरण की थोड़ी थोड़ी प्रवृत्ति पाई जाने लगी। उसका कारण कुछ था कि ध्वनि साम्य होने लगता था, जैसे उचित और उदित दोनों सरल होकर उइत हो गए। जैसे पाली में हमने चर्चा किया था कि जो बीच का व्यंजन है वो ई या आ के रूप में, जैसे कोवल, इस टाइप से उच्चरित होने लगे। तो उसमें जो है कई जगह पर क्या होने लगा कि साम्य आने लगा, एक ही शब्द आने लगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे अति से आई हो गया और आई जो है वो निरर्थक शब्द प्रतीत होने लगा। तो फिर क्या किया कि इन्होंने कहा कि नहीं भाई, फिर से थोड़े जो शब्द हैं जो सरल हैं उनका जो है तत्सम रूप हम स्वीकार करेंगे। अब देखिए जो प्राकृत के भेद हैं, प्राकृत के कितने प्रकार हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी जनभाषा हो तो उसका स्वरूप क्षेत्र के हिसाब से धीरे धीरे बदलता रहता है। जैसे हमारे यहाँ के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी। तो हर 10, 15, 20 किलोमीटर पे हमारी भाषाएं जो है बदल जाती हैं। जैसे अवध क्षेत्र है, अवधि में जाएंगे तो वहाँ भी आपको बहुत विविधता दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो आंचलिक स्तर पर भाषाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। तो इससे होता है कि इसके कई भेद, विद्वानों का मत रहा कि इसके कई भेद हैं। ठीक है, कई विद्वानों ने तो 27 से 42 भेद तक मानते हैं। लेकिन एक विद्वान बहुत महत्वपूर्ण थे, वर्रुचि ने जो है प्राकृत के 4 भेद माने हैं। ठीक है, 4 भेदों में क्या है, हम इनका नाम यहाँ पर उल्लेख कर लेंगे कि 4 भेदों में शौरसेनी प्राकृत है, महाराष्ट्रीय प्राकृत है, मागधी प्राकृत एवं पैशाची प्राकृत। ठीक है, अब फिर क्या करें कि एक आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों में एक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इन चारों प्राकृतों के साथ अर्धमागधी प्राकृत को भी उन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, जैसे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा कि ये 4 तो हैं। कौन कौन सी 4 हैं? शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, पैशाची। इन सब के साथ उन्होंने एक और जोड़ दिया, उसको क्या कहा? अर्धमागधी। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने 5 प्राकृतों का जिक्र किया। अब देखिए पैशाची प्राकृत। ठीक है, पैशाची प्राकृत जो है पश्चिमोत्तर पंजाब, अफ़गानिस्तान और चीनी तुर्किस्तान इसका क्षेत्र माना गया। ठीक, यहाँ पर पैशाची प्राकृत जो है वो ज़्यादातर पश्चिम उत्तर में ही प्रयुक्त की जाती थी। ठीक है, अब इसका एक अन्य नाम भी है, इसको भूत भाषा कहते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको याद भी रहेगा कि पैशाची प्राकृत को भूत भाषा भी माना जाता रहा। ठीक है, अब इसकी जो
पैशाची प्राकृत में क्या होता था, इसकी प्रमुख विशेषता जो थी कि ण का ना हो जाना, जैसे गुण को गुण कहा जाने लगा, र और ला में परस्पर परिवर्तन होने लगा। ठीक है, अब जैसे क्या किया इन्होंने कि फल को फर कर दिया। ठीक है, ला का लह हो जाना। ठीक है, एक लह होता है, ये मराठी भाषा में ये शब्द आधुनिक मराठी में प्रचलित है, तो ये लह है कमल से कमल। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रमुख रूप से प्राकृत पैशाची प्राकृत में पाई जाती थीं। ठीक है, पुल्लिंग एक वचन कर्ता में अह के स्थान पर ओ हो जाने लगा, जैसे नरह का नरो, पहले भी हमने जिक्र किया इसके शुरुआती प्रवृत्ति में क्या था, प्रश्न का पन्नो हो गया। तो उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर आती है अर्धमागधी प्राकृत। जैन अर्धमागधी भी कहते हैं, जैसे जैन साहित्य इसमें लिखा गया तो इसको क्या कहते हैं, जैन अर्धमागधी। ठीक है, अब अर्धमागधी किसने जोड़ा था, वररुचि ने 4 प्रकार बताए थे। जो आचार्य वररुचि थे उन्होंने चार प्रकार बताए थे। तो आधुनिक भाषा वैज्ञानिक जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे तो उन्होंने अर्धमागधी जोड़ दिया था, इसको जैन अर्धमागधी भी कहा जाता था। पूर्वी हिंदी का विकास इसी से हुआ। ठीक है, जैसे पूर्वी हिंदी जो है, अभी हिंदी की उपबोलियाँ या उपभाषाओं की जब चर्चा करेंगे, बोलियों और उपभाषाओं की, तो वहाँ पर पूर्वी हिंदी के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसका विकास जो है अर्धमागधी प्राकृत से माना जाता है। इसकी जो अर्धमागधी प्राकृति थी, इसकी विशेषताओं में ये था कि का गा हो गया, जैसे प्रकल्प का पगप हो गया। ठीक है, सीधे सीधे सब संयुक्त व्यंजनों का लोप कर दिया और सीधे सीधे सरल उच्चारण करने का रास्ता प्रशस्त किया। ठीक है, शा और शा का सा हो जाना, देखिए जो तालव्य शा और मूर्धन्य शा था उसका सा हो गया, सीधे सीधे दंत सा। जैसे श्रावण का सावण हो गया, मूषक का हो गया मूसा। ठीक है, मूसा। तो या का जा हो जाना, जैसे यौवन का यौवन हो गया। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा अर्धमागधी का। फिर हम अगले स्तर पर पहुंचेंगे, मागधी प्राकृत। अब देखिए ये मागधी प्राकृत जो है ये मगध से, जो मगध साम्राज्य था उसके नाम से उद्भूत हुई लगती है। ठीक है, उसी के क्षेत्र में इसका उद्भव हुआ होगा। तो बिहारी हिंदी के विकास की पृष्ठभूमि जो है वो मागधी प्राकृत में ही पाई जाती है। अब अश्वघोष थे जो बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े आचार्य थे, तो अश्वघोष के नाटकों में इसका प्रारंभिक उदाहरण पाया जाने लगा। इसमें देखिए अह का ए हो गया, जैसे पिछले इसमें अर्धमागधी में देखा कि अह का ओ हुआ, लेकिन जब मागधी में आता है तो अह का ए हो जाता है, जैसे देवह का देवे। रा का ला हो गया। ठीक है, जैसे राजा का लाया, जा का या होने लगा। ठीक है, द्या का आधा रेफ और जा। ठीक है, जैसे क्या होने लगा, रा का ला हो गया। ठीक है, जा का या हो जाना, जैसे जानाति का याणाति। द्या और जा और रिया, जैसे जो जार में रेफ था और रिया, यहाँ द्या के बाद का नहीं होगा, ये गलती से लिख गया है, तो द्या जा और रिया का या हो गया, जैसे आधा या और या में रूपांतरण कर दिया गया। यहाँ पर क्षतिपूरक दीर्घीकरण नहीं हुआ है, द्वित्वीकरण हुआ है, जैसे कि रा का या ही उच्चारण या जो आधा दा था उसका उच्चारण होने लगा। जैसे अद्य का अय्य, अर्जन का अय्यण, आर्य का अय। ठीक है, आ या आधा या और उसके बाद पूरा या, तथा कई ध्वनियों के स्थान पर सघोषीकरण के रूप में द का आगमन हो गया। ठीक है, जैसे सघोषीकरण किया गया उनका तो द का जो है आगमन हुआ, जैसे गच्छति में गच्छति था ना, जाने के लिए गच्छति, स गच्छति होता था, तो उसको क्या कर दिया यहाँ पर आके मागधी प्राकृत में गश्चदी हो गया, गश्चदी। तो ये सब इसकी प्रमुख विशेषताओं में गिने जाते हैं। मागधी प्राकृत में और क्या हुआ, उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम के लिए हके अहके का भी प्रयोग उल्लेखनीय है।
ठीक है, उसे आप छोड़ भी सकते हैं, इतनी चूँकि इतनी विशेषताएं बहुत हैं, तो जो महत्वपूर्ण हैं उनको हमने यहाँ पर नोट किया है, जिससे कि आपको रिवीजन में आसानी हो सके। अब देखिए क्या है कि सौरसेनी प्राकृत, ठीक, सौरसेनी प्राकृत जो है मथुरा के आसपास की भाषा या आसपास के प्रदेश की, सूरसेन जो था एक प्रदेश था, तो उसी की भाषा मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, पश्चिमी हिंदी, जो हिंदी की एक उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, ठीक, तो उसकी जो बोलियां थीं, जैसे ब्रज भाषा, कौरवी, हरियाणी, ठीक है, इसकी 6 उपबोलियां थीं, लेकिन जो 3 हैं, ब्रज भाषा, कौरवी, हरियाणवी आदि का विकास जो है किससे होता है, सौरसेनी प्राकृत से। संस्कृत की परंपरा में सर्वाधिक निकट थी ये, संस्कृत परंपरा के सर्वाधिक निकट थी। ठीक है, जो सौरसेनी प्राकृत थी वो संस्कृत की परंपरा के सबसे निकट पाई जाती थी। और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, जैसे अह का ओ हो जाना, ठीक है, हमने पीछे देखा जो मागधी में, अर्धमागधी में ओ होता था और मागधी में ए हो जाता था, और यहाँ सौरसेनी में आकर अह का ओ हो जाता है। जैसे देवः का देवो, अल्प प्राण अघोष व्यंजनों का सघोषीकरण होने लगा। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, अल्प प्राण अघोष व्यंजन जो थे तो उनका क्या होने लगा, सघोषीकरण होने लगा। ठीक है, जैसे आवतिका, माफ़ कीजिएगा, भवती, भवती का होदी, जैसे भवती मतलब होता है होता है, तो उसको क्या कर दिया इन्होंने, होदी कर दिया। ठीक है, विकल्प का बिगल कर दिया। ठीक, और क्या किया, महाप्राण व्यंजनों का, जैसे महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं, जो दूसरे और चौथे व्यंजन होते हैं, तो इनमें से विशेषकर 5 महाप्राण व्यंजनों का ख, घ, थ, ध और भा का हा में रूपांतरण होने लगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो बधू का बहु हो गया, मेघ का मेह हो गया, मुख का मुह हो गया। ठीक है, अब देखिए आखिरी और 5वीं जो है प्राकृत, उसका नाम क्या है, महाराष्ट्रीय प्राकृत। ठीक है, अब महाराष्ट्रीय प्राकृत के बारे में हम देखते हैं कि महाराष्ट्रीय प्राकृत को से ये हो जाता है कि ये महाराष्ट्र प्रदेश से है, लेकिन यह उत्तर भारत के ही सामान्य और परिनिष्ठित भाषा थी। ठीक है, ये महाराष्ट्र में ना होकर उत्तर भारत की ही एक भाषा थी, और एक दंडी थे, आचार्य दंडी थे, इसे प्रविष्ट प्राकृत कहा है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, ये प्रकृष्ट प्राकृत है। ठीक है, प्राकृत भाषा के विशिष्ट विद्वान हार्नले ने स्थापना की कि महाराष्ट्री में महाराष्ट्र का अर्थ महान राष्ट्र से है। जैसे ये नहीं है कि ये जो अब महाराष्ट्र है वहाँ पर ये बोली जाती है, इसको महाराष्ट्र की भाषा, महान राष्ट्र की भाषा, तो इसको कहा गया महाराष्ट्रीय प्राकृत। ठीक है, प्राकृत का 80% ललित साहित्य इसी भाषा में है। जैसे जो ललित साहित्य लिखा गया प्राकृत का, जैन बौद्ध से अलग जो साहित्य लिखा गया ललित साहित्य, वो महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि 2 स्वरों के बीच आने वाले अल्प प्राण व्यंजनों, जैसे क, ग, च, ज, ता, दा, ठीक है, ये सब और या का लोप हो गया। उसकी जगह पर जो मतलब जो ये अल्प प्राण व्यंजन थे इनकी जगह पर लोप हो गया। जैसे रजत का रआ, लोक का लोका का लोवो, ठीक है, लोका का लोवो होने लगा। महाप्राण व्यंजनों का हा में रूपांतरण होने लगा। जैसे पिछले में भी इसमें था कि महाप्राण जो व्यंजन थे, जो हमारी प्राकृत कौन सी है, सौरसेनी, उसमें भी महाप्राण व्यंजनों का हा में उच्चारण होने लगा था। और जो ये हमारी महाराष्ट्रीय प्राकृत है, इसमें भी महाप्राण व्यंजन जो है, महाप्राण व्यंजन जैसे खा हो गया, घा हो गया, ठीक है, छ हो गया और झ हो गया, तो इनका सबका उच्चारण जो है हा के रूप में होने लगा। जैसे सखा, सखा को सहा हो गया, मधुर का महुर हो गया। और जैसे जो संयुक्त व्यंजन थे उनका भी कुछ सरलीकरण हुआ, जैसे क्ष का छ हो गया या ख हो गया। ठीक है, न का णा हो गया। ठीक, तो इससे जैसे
कुक्षिका कुच्छि हो गया, इक्षुका उक्षु हो गया। ठीक है, जैसे इक्षु मतलब होता है ईख। ठीक है, ईख जो होती है तो उसको फिर ऊख, गांव में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ऊख बोला जाता है, तो इक्षुका उक्षु हो गया। न का ण में रूपांतरण हो गया, जैसे अर्जन। अर्जन मतलब होता है कमाना, अर्जित करना, तो उसका हो गया अय्यण। ठीक है, अब यहाँ एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे पंचमाक्षर का अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होना। संस्कृत में जैसे गंगा लिखा जाता है तो ग लिखा जाएगा, अंगा हलंत लगाकर गा, और उसमें आकी, तो इसमें सीधे ऊपर जो है अनुस्वार लगाकर एक बिंदी लगाकर गंगा लिखा जाने लगा। मंजन, ठीक है, मंजन मतलब होता है स्नान, तो मंजन जो है वो आधा यहाँ हटा के इसमें माँ के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे भाषा में सरलीकरण हुआ थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखिए और क्या है इसकी विशेषताएं। संज्ञा के अधिकरण कारक में अम्मी और अपादान कारक आ ही प्रत्यय। ठीक है, जैसे अधिकरण कारक की जगह अम्मी जोड़ने लगे और अपादान कारक के लिए आ ही। अधिकरण क्या होता है, में पै पर, अपादान से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, जैसे लोकम्मी लोक में, लोकाहि लोक से। ठीक, तो ये जो है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता रही है। अब हम निष्कर्ष पे चर्चा कर लेते हैं। प्राकृत में पहली बार भाषिक विकेंद्रीकरण होना आरंभ हुआ। ठीक है, जैसे संस्कृत जो है वो एक संश्लिष्ट भाषा है और हिंदी जो है वो वियोजित भाषा या विकेंद्रीकृत भाषा है, तो इसकी शुरुआत जो है वो प्राकृत से ही होती है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं कि स्थान भेद से देखिए जैसे पांच प्राकृतें विकसित हुई। ठीक है, स्थान भेद से 5 प्राकृतें विकसित हुई। यही 5 प्राकृतें अपभ्रंश अवस्था से गुजरने के बाद आधुनिक हिंदी की उपभाषा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, अब जैसे ये जो प्राकृतें थी, जैसे हमने चर्चा किया कि पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से विकसित होती है, और जो पश्चिमी हिंदी है वो सौरसेनी। पश्चिमी हिंदी की 3 बोलियां खासकर ब्रजभाषा, कौरवी और हरियाणवी सौरसेनी प्राकृत से विकसित होती हैं। ठीक है, तो अब हम निष्कर्ष इसका जब चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ देखते हैं कि आधुनिक हिंदी की उपभाषा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन, प्राकृत। भाषिक विशेषताएं अगर इसकी देखना है तो एक उदाहरण इसका आप देख सकते हैं। ठीक है, एक उदाहरण जैसे देखिए ये प्राकृत का है कि खग बिसाह्यूं जय लहाऊ, खग बिसाह्यूं जय लहाऊ, प्रिय तेहि देसहि जाऊ, रण दुभिक्षे भग गाई, बिणु जुझे न बलाहूँ। ये जैसे हेम, एक सिद्ध कवि थे हेमचंद्र, तो हेम शब्दानुशासन उनकी जो रचना थी, तो उससे जो है ये लिया गया है। खग बिसाह्यूं जहि लहाऊं, प्रिय तेई देसहि जाहूं, रण दुभिक्षे भग गाई, बिणु जुझे न बलाहूं। जैसे इसमें नायिका अपने प्रिय से कहती है कि प्रिय उस देश जाओ, तेहि देसहि जाऊं, खग बिसाहूं जय लहाऊं, जहाँ पर तलवारों का व्यवसाय होता हो। ठीक है, खग मतलब तलवार, बिसाह्यूं जय लहाऊं मतलब बिसाह्यूं मतलब बिक्री होती हो, व्यवसाय होता हो, और रण दुभिक्षे भग गाई, बिणु जुझे न बलाऊं। और ये कहाँ आ गए हम, जहाँ पे रण दुभिक्षे भग गाई, और जहाँ पर युद्ध का अकाल पड़ा हुआ है, युद्ध न करने से तो हम दुर्बल हो गए हैं, तो हम वहाँ जाएंगे जहाँ पर तलवारों का व्यवसाय होते हों। तो इसमें जो है नायिका काफ़ी युयुत्सु जान पड़ती है, वो युद्ध काफ़ी पसंद करती थी। तो ये वीडियो अब काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं अपभ्रंश की चर्चा जो है अगले वीडियो में करूँगा, जिससे बहुत उबाऊ ना हो जाए, बहुत लंबा ना हो जाए, और आपको रिवीजन करने में और इसको दोहराने में, याद करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो छोटे छोटे वीडियोस बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, आगे थोड़ा और तेज़ चलने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके भी समय की बचत हो और खाली समय में आप इससे रिवीजन अपना कर सकें। बस हम इतनी सी गुजारिश करेंगे। हम लगभग पूरा ये यूपी पीसीएस मेंस के हिंदी साहित्य का दोनों पेपर का पूरा सिलेबस हम कवर कराने का प्लान कर रहे हैं, मतलब कर चुके हैं। बस आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए पूरा हिंदी साहित्य का साथ साथ जीएस के भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका ज़्यादातर अंग्रेजी में पीडीएफ रहता है और हम हिंदी में उनकी व्याख्या करते रहेंगे, जिससे आप लोगों को परीक्षाओं में बड़ी आसानी होगी। और हम आपका सहयोग करते रहेंगे और आप हमारा सहयोग बस सब्सक्राइब और शेयर करके कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद।